न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार। ब्रेक के बाद एक नजर देश और प्रदेश की खबरों की ओर। कराची पोर्ट पर था निशाना, भारतीय सेना ने किया खुलासा। देवाभाव राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धा का आज होगा भव्य समापन। अयोध्या सरयू में सुबह 2 बजे से उमड़ी भव्य। तो खबरें विस्तार से। कराची पोर्ट पर था निशाना, भारतीय सेना ने किया खुलासा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के तुरंत बाद नौसेना ने अपनी ताकत और सामरिक क्षमता का प्रदर्शन किया और अरब सागर में पाकिस्तान पर लगातार दबाव बनाए रखा। नौसेना ने प्रवक्ता ने रविवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि नौसेना ने पड़ोसी मुल्क को सीज फायर के लिए मजबूर करने में अहम भूमिका निभाई। नेवी के प्रवक्ता ने कहा है कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय नौसेना के कैरियर, बैटल ग्रुप, सरफेस फोर्स, पनडुब्बियों और विमानन को भारतीय रक्षा बलों की संयुक्त परिचालन योजना के अनुरूप पूरी तरह से युद्ध की तैयारी में तुरंत समुद्र में तैनात किया गया था। आतंकवादी हमले के 96 घंटों के भीतर भारतीय नौसेना ने अरब सागर में कई हथियारों की फायरिंग के दौरान समुद्र में रणनीति और प्रक्रियाओं का परीक्षण और परिशोधन किया, ताकि चयनित लक्ष्यों पर विभिन्न आयुधों को सटीक रूप से पहुंचाने के लिए चालक दल, आयुध, उपकरण और प्लेटफॉर्मों की तत्परता को फिर से सत्यापित किया जा सके। वहीं रविवार को ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस ब्रीफिंग में नौसेना के महानिदेशक वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा है कि नौसेना 9 की रात को पाकिस्तान की समुद्री सीमा में घुसकर उनके सैन्य ठिकानों और कराची बंदरगाह जैसे प्रमुख ठिकानों को नष्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा है कि नौसेना बस सरकार के आदेश का इंतजार कर रही है। नौसेना के प्रवक्ता ने कहा है कि सेना और वायुसेना द्वारा की गई गतिशील कार्रवाइयों के साथ साथ समुद्र में भारतीय नौसेना की जबरदस्त परिचालन क्षमता ने शनिवार को पाकिस्तान से युद्ध विराम के लिए तत्काल अनुरोध करने में योगदान दिया है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के तुरंत बाद नौसेना ने अपनी ताकत और सामरिक क्षमता का प्रदर्शन किया और अरब सागर में पाकिस्तान पर लगातार दबाव बनाए रखा। नौसेना ने प्रवक्ता ने रविवार को एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि नौसेना ने पड़ोसी मुल्क को सीज फायर के लिए मजबूर करने में अहम भूमिका निभाई। नेवी के प्रवक्ता ने कहा है कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय नौसेना के कैरियर, बैटल ग्रुप, सरफेस फोर्स, पनडुब्बियों और विमानन को भारतीय रक्षा बलों की संयुक्त परिचालन योजना के अनुरूप पूरी तरह से युद्ध की तैयारी में तुरंत समुद्र में तैनात किया गया था। आतंकवादी हमले के 96 घंटों के भीतर भारतीय नौसेना ने अरब सागर में कई हथियारों की फायरिंग के दौरान समुद्र में रणनीति और प्रक्रियाओं का परीक्षण और परिशोधन किया, ताकि चयनित लक्ष्यों पर विभिन्न आयुधों को सटीक रूप से पहुंचाने के लिए चालक दल, आयुध, उपकरण और प्लेटफॉर्मों की तत्परता को फिर से सत्यापित किया जा सके। वहीं रविवार को ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस ब्रीफिंग में नौसेना के महानिदेशक वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा है कि नौसेना 9 की रात को पाकिस्तान की समुद्री सीमा में घुसकर उनके सैन्य ठिकानों और कराची बंदरगाह जैसे प्रमुख ठिकानों को नष्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा है कि नौसेना बस सरकार के आदेश का इंतजार कर रही है। नौसेना के प्रवक्ता ने कहा है कि सेना और वायुसेना द्वारा की गई गतिशील कार्रवाइयों के साथ साथ समुद्र में भारतीय नौसेना की जबरदस्त परिचालन क्षमता ने शनिवार को पाकिस्तान से युद्ध विराम के लिए तत्काल अनुरोध करने में योगदान दिया है। In the aftermath of the cowardly attacks on innocent tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir by Pakistani-sponsored terrorists on 22nd April, the Indian Navy's Carrier Battle Group, surface forces, submarines and aviation assets were immediately deployed at sea with full combat readiness in concert with the joint operation plan of the Indian Defence Forces. You may be aware that we tested and refined tactics and procedures at sea during multiple weapon firings in the Arabian Sea within 96 hours of the terrorist attack. The aim was to revalidate our crew, armament, equipment and platform readiness to deliver various ordnance on selected targets precisely. Thereafter, our forces remained forward deployed in the Northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity
to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. The forward deployment of the Indian Navy compelled Pakistani naval and air units to be in a defensive posture, mostly inside harbors or very close to the coast, which we monitored continuously. The Indian Navy maintained seamless maritime domain awareness throughout the duration and was entirely aware of the location and movement of Pakistani units. In effect, we had and continue to have good battle space transparency using our maritime domain awareness grid. As you are aware, our response has been measured, proportionate, non-escalatory, and responsible from day one. Accordingly, the calibrated approach considered all options, including the ability of the Indian Navy for offensive action from and at sea. As part of this escalation control mechanism, the application of force by the Navy was planned in a synchronized manner in coordination with the Army and Air Force, the highlight being teams from the three services working closely in an integrated manner. Along with the kinetic actions by the Indian Army and Indian Air Force, the overwhelming operational edge of Indian Navy at sea contributed towards Pakistan's urgent request for a ceasefire yesterday. As we speak, Indian Navy remains deployed at sea in a credible deterrent posture to respond decisively to any inimical action by Pakistan. In the aftermath of the cowardly attacks on innocent tourists at Pahalgam in Jammu and Kashmir by Pakistani-sponsored terrorists on 22nd April, the Indian Navy's Carrier Battle Group, surface forces, submarines, and aviation assets were immediately deployed at sea with full combat readiness in concert with the Joint Operation Plan of the Indian Defence Forces. You may be aware that we tested and refined tactics and procedures at sea during multiple weapon firings in the Arabian Sea within 96 hours of the terrorist attack. The aim was to revalidate our crew, armament, equipment, and platform readiness to deliver various ordnance on selected targets precisely. Thereafter, our forces remained forward deployed in the Northern Arabian Sea in a dissuasive and deterrent posture with full readiness and capacity to strike select targets at sea and on land, including Karachi at time of our choosing. The forward deployment of the Indian Navy compelled Pakistani naval and air units to be in a defensive posture, mostly inside harbors or very close to the coast, which we monitored continuously. The Indian Navy maintained seamless maritime domain awareness throughout the duration and was entirely aware of the location and movement of Pakistani units. In effect, we had and continue to have good battle space transparency using our maritime domain awareness grid. As you are aware, our response has been measured, proportionate, non-escalatory, and responsible from day one. Accordingly, the calibrated approach considered all options, including the ability of the Indian Navy for offensive action from and at sea. As part of this escalation control mechanism, the application of force by the Navy was planned in a synchronized manner in coordination with the Army and Air Force, the highlight being teams from the three services working closely in an integrated manner. Along with the kinetic actions by the Indian Army and Indian Air Force, the overwhelming operational edge of Indian Navy at sea contributed towards
Pakistan's urgent request for a ceasefire yesterday. As we speak, Indian Navy remains deployed at sea in a credible deterrent posture to respond decisively to any inimical action by Pakistan. अगली खबर, देवभाव राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धा का आज होगा भव्य समापन। कबड्डी एसोसिएशन विदर्भ संघ नागपुर संलग्न एमसी और कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा देवभाव राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धा का सोमवार शाम 5 बजे वर्धा स्थित शहीद भगत सिंह मैदान रामनगर में समापन होने वाला है। स्पर्धा के अंतिम मैच देखने व पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति रहने वाली है। राज्य के प्रमुख नेताओं के साथ फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी व केसरी वीर सिनेमा के सभी कलाकार भी उपस्थित रहने वाले। स्पर्धा का उद्घाटन 9 मई को दिल्ली स्थित विदर्भ केसरी रामदास तड़स स्टेडियम में किया गया। स्पर्धा में विविध राज्यों की टीमें स्पर्धा में शामिल। 12 मई तक यह स्पर्धा का समापन शाम 5 बजे अंतिम मैच के साथ होगा। महिला व पुरुष जूनियर दोनों गुटों में स्पर्धा खेली जा रही है। स्पर्धा के आयोजन कबड्डी एसोसिएशन विदर्भ संघ नागपुर के अध्यक्ष पूर्व सांसद रामदास तड़स सचिव प्रदीप ठाकुर ने किया है। स्वागत समिति के अध्यक्ष पूर्व विधायक सागर मेघे हैं। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। आपको जानकारी दे कि कबड्डी एसोसिएशन विदर्भ संघ और सार्वजनिक बजरंग व्यायाम शाला देवली के सहयोग से तथा भारतीय एमसी और कबड्डी महासंघ की स्वीकृति से 51वां देवभाव कप राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी टूर्नामेंट 9 से 12 मई तक वर्धा जिले की देवली में आयोजित किया गया। गृह राज्य मंत्री व वर्धा जिले के पालक मंत्री डॉक्टर पंकज भर ने बताया था कि वर्धा जिले में पहला मौका है कि यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस टूर्नामेंट में देश भर से कुल 27 टीमों ने भाग लिया था। कबड्डी एसोसिएशन विदर्भ संघ नागपुर संलग्न एमसी और कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा देवभाव राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धा का सोमवार शाम 5 बजे वर्धा स्थित शहीद भगत सिंह मैदान रामनगर में समापन होने वाला है। स्पर्धा के अंतिम मैच देखने व पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति रहने वाली है। राज्य के प्रमुख नेताओं के साथ फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी व केसरी वीर सिनेमा के सभी कलाकार भी उपस्थित रहने वाले। स्पर्धा का उद्घाटन 9 मई को दिल्ली स्थित विदर्भ केसरी रामदास तड़स स्टेडियम में किया गया। स्पर्धा में विविध राज्यों की टीमें स्पर्धा में शामिल। 12 मई तक यह स्पर्धा का समापन शाम 5 बजे अंतिम मैच के साथ होगा। महिला व पुरुष जूनियर दोनों गुटों में स्पर्धा खेली जा रही है। स्पर्धा के आयोजन कबड्डी एसोसिएशन विदर्भ संघ नागपुर के अध्यक्ष पूर्व सांसद रामदास तड़स सचिव प्रदीप ठाकुर ने किया है। स्वागत समिति के अध्यक्ष पूर्व विधायक सागर मेघे हैं। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। आपको जानकारी दे कि कबड्डी एसोसिएशन विदर्भ संघ और सार्वजनिक बजरंग व्यायाम शाला देवली के सहयोग से तथा भारतीय एमसी और कबड्डी महासंघ की स्वीकृति से 51वां देवभाव कप राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी टूर्नामेंट 9 से 12 मई तक वर्धा जिले की देवली में आयोजित किया गया। गृह राज्य मंत्री व वर्धा जिले के पालक मंत्री डॉक्टर पंकज भर ने बताया था कि वर्धा जिले में पहला मौका है कि यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस टूर्नामेंट में देश भर से कुल 27 टीमों ने भाग लिया था। कबड्डी एसोसिएशन विदर्भ संघ नागपुर संलग्न एमसी और कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा देवभाव राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धा का सोमवार शाम 5 बजे वर्धा स्थित शहीद भगत सिंह मैदान रामनगर में समापन होने वाला है। स्पर्धा के अंतिम मैच देखने व पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति रहने वाली है। राज्य के प्रमुख नेताओं के साथ फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी व केसरी वीर सिनेमा के सभी कलाकार भी उपस्थित रहने वाले। स्पर्धा का उद्घाटन 9 मई को दिल्ली स्थित विदर्भ केसरी रामदास तड़स स्टेडियम में किया गया। स्पर्धा में विविध राज्यों की टीमें स्पर्धा में शामिल। 12 मई तक यह स्पर्धा का समापन शाम 5 बजे अंतिम मैच के साथ होगा। महिला व पुरुष जूनियर दोनों गुटों में स्पर्धा खेली जा रही है। स्पर्धा के आयोजन कबड्डी एसोसिएशन विदर्भ संघ नागपुर के अध्यक्ष पूर्व सांसद रामदास तड़स सचिव प्रदीप ठाकुर ने किया है। स्वागत समिति के अध्यक्ष पूर्व विधायक सागर मेघे हैं। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। आपको जानकारी दे कि कबड्डी एसोसिएशन विदर्भ संघ और सार्वजनिक बजरंग व्यायाम शाला
देवली के सहयोग से तथा भारतीय एमच्योर कबड्डी महासंघ की स्वीकृति से 51वां देवा भाऊ कप राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी टूर्नामेंट 9 से 12 मई तक वर्धा जिले की देवली में आयोजित किया गया। गृह राज्य मंत्री व वर्धा जिले के पालक मंत्री डॉक्टर पंकज भर ने बताया था कि वर्धा जिले में पहला मौका है कि यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस टूर्नामेंट में देश भर से कुल 27 टीमों ने भाग लिया था। अगली खबर, अयोध्या सरयू में सुबह से 2 बजे से उमड़ी भक्तों की भीड़। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। हर महीने पूर्णिमा तिथि आती है और इस दिन गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान करने की मान्यता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने से जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है और ग्रह दोष भी शांत होते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार आज वैशाख महीने की पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। प्रभु राम की यह नगरी अयोध्या में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर हजारों श्रद्धालु सुबह 2 बजे से ही सरयू नदी में स्नान दान कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। आज वैशाख महीने की आखिरी पूर्णिमा है और इस अवसर पर दूर दराज से आए श्रद्धालु स्नान कर मठ मंदिरों में दर्शन पूजन भी कर रहे हैं। हाल यह है कि सुबह 2 बजे से ही हजारों श्रद्धालु ने सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई और पुण्य अर्जित कर मठ मंदिरों में दर्शन पूजन किया। घाट के पुरोहित ओम प्रकाश पांडे ने बताया कि आज वैशाख महीने की आखिरी पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज के दिन पवित्र नदी में स्नान और दान का बहुत बड़ा महत्व है। सभी तीर्थों का वास मां सरयू में माना गया है। शायद यही वजह है कि बुद्ध पूर्णिमा पर सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। आज स्नान करने से पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वही वैशाख पूर्णिमा 2025 के अवसर पर अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं ने यहाँ पवित्र स्नान किया और पूजा अर्चना भी। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। हर महीने पूर्णिमा तिथि आती है और इस दिन गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान करने की मान्यता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा के दिन स्नान और दान करने से जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है और ग्रह दोष भी शांत होते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार आज वैशाख महीने की पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। प्रभु राम की यह नगरी अयोध्या में बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर हजारों श्रद्धालु सुबह 2 बजे से ही सरयू नदी में स्नान दान कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। आज वैशाख महीने की आखिरी पूर्णिमा है और इस अवसर पर दूर दराज से आए श्रद्धालु स्नान कर मठ मंदिरों में दर्शन पूजन भी कर रहे हैं। हाल यह है कि सुबह 2 बजे से ही हजारों श्रद्धालु ने सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई और पुण्य अर्जित कर मठ मंदिरों में दर्शन पूजन किया। घाट के पुरोहित ओम प्रकाश पांडे ने बताया कि आज वैशाख महीने की आखिरी पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज के दिन पवित्र नदी में स्नान और दान का बहुत बड़ा महत्व है। सभी तीर्थों का वास मां सरयू में माना गया है। शायद यही वजह है कि बुद्ध पूर्णिमा पर सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। आज स्नान करने से पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वही वैशाख पूर्णिमा 2025 के अवसर पर अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं ने यहाँ पवित्र स्नान किया और पूजा अर्चना भी। यहाँ लावा गया सक्दो
अगली खबर, सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया जनता दर्शन। रविवार को गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास के बाद सोमवार सुबह जनता दर्शन में करीब 150 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। समस्याओं के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा है कि हर पीड़ित की समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता है, लिहाजा हर समस्या को संवेदनशीलता से देखा जाएगा और जरूरी कदम उठाए जाए। इस दौरान आवास की गुहार लेकर तथा इलाज में सहायता की मांग को लेकर पहुंचे लोगों को उन्होंने आश्वस्त किया और अधिकारियों से कहा है कि आवास से वंचित लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराया जाए एवं जरूरतमंदों के इलाज में धन की बाधा न आने दी जाए। जनता दर्शन में कुछ लोग इलाज में आर्थिक मदद मांगने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा है कि इलाज में धन की कमी बाधक नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इलाज में अस्पताल के स्टेटमेंट की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कराकर शासन में भेजे। जनता दर्शन में कुछ लोग इलाज में आर्थिक मदद मांगने पहुंचे थे, जिसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कराकर शासन में भेजे जाने का आदेश दिया है। अगली खबर, सीज़फायर के बाद शांति से गुजरी बीती रात। भारत और पाकिस्तान में बीते दिनों युद्ध जैसे हालात थे, लेकिन सीज़फायर के बाद बीती रात शांति से गुजरी। सेना ने बताया कि बीती रात जम्मू कश्मीर और इंटरनेशनल बॉर्डर से लगे इलाकों में पूरी तरह शांति रही। किसी तरह की कोई घटना सामने नहीं आई। युद्ध विराम की घोषणा के बाद आज एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच बातचीत होनी है। ये बातचीत दोपहर 12 बजे होगी। इस बातचीत को काफी अहम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इसमें क्या फैसला लिया जाता है। बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इससे पाकिस्तान बौखला गया है और भारत पर हवाई हमले करने लगा। हालांकि भारत ने उसके इन कोशिशों को नाकाम किया और पड़ोसी देश की इस कार्रवाई का तगड़ा जवाब दिया। इन हालातों के चलते दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति बन चुकी थी, लेकिन शनिवार को पाकिस्तान की डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की और इसके बाद दोनों देशों के बीच सीज़फायर पर फैसला हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने समझौते की गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए कुछ ही घंटों में इसका उल्लंघन भी कर दिया। डीजीएमओ ने बताया है कि पाकिस्तान की ओर से हुए ड्रोन हमलों और फायरिंग का भारतीय सेना ने तुरंत और प्रभावी जवाब दिया है। इसके बाद एक हॉटलाइन संदेश के जरिए पाकिस्तान को इन उल्लंघनों के बारे में सूचित किया गया और चेतावनी दी गई कि यदि यह दोहराया गया तो भारतीय सेना सख्त प्रतिक्रिया देगी। सेना प्रमुख ने भी अपने कमांडो को निर्देश दिया है कि किसी भी प्रकार के उल्लंघन का कड़ा और त्वरित जवाब दिया जाए।
अगली खबर, बाड़मेर जैसलमेर में फिर पटरी पर लौटी जिंदगी। बाड़मेर और जैसलमेर की सड़कों पर फिर से रौनक लौट आई है। जिला प्रशासन ने रविवार को सभी सार्वजनिक गतिविधियों पर लगी पाबंदी हटा दी, जिसके बाद बाड़मेर और जैसलमेर में जनजीवन फिर से सामान्य होता नजर आया। अधिकारियों के अनुसार अब दुकानें और बाजार अपने नियमित समय पर खुलेंगे, साथ ही लोगों की सार्वजनिक आवाजाही भी पहले की तरह सामान्य रहेगी। जैसलमेर के निवासी रेवंत सिंह ने के अनुसार ड्रोन आदि की गतिविधि पहले की 2 रातों की तुलना में कहीं कम रही। उन्होंने भाषा को बताया बीती रात पूरी तरह से सामान्य नहीं थी, क्योंकि आसमान में ड्रोन गतिविधियां देखी गई। उन्होंने इसे घोषित संघर्ष विराम का स्पष्ट उल्लंघन बताया। वहीं गुरुवार और शुक्रवार रात को राज्य के जैसलमेर और बाड़मेर पाकिस्तान द्वारा ड्रोन हमले किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने इन हमलों को हवा में ही विफल कर दिया और किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। राज्य में शनिवार को कई जगह ड्रोन के मलबे और मिसाइल जैसी वस्तुएं बरामद भी की गई। राजस्थान के जैसलमेर के एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा है कि सब कुछ सामान्य है, बाजार खुला है, दिन के समय कोई समस्या नहीं है, दुकानें शाम 7:30 बजे के आसपास बंद हो जाती, हमारी आजीविका प्रभावित नहीं हुई है। वहीं जैसलमेर के दूसरे निवासी ने कहा कि जैसलमेर में स्थिति में काफी सुधार हुआ है, पहले के मुकाबले हालात सुधरे हैं, लोग अपने घरों से निकलकर शहर में आ रहे हैं। बहुत बढ़िया इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया, उनको सलाम हमारी, और मोदी ने बहुत अच्छा काम किया, इससे बढ़िया कोई काम नहीं कर सकता। उसका भरोसा हम कर नहीं सकते पाकिस्तान का, वो तो आज का नहीं है, वो 47 से चल रहा है, आज का नहीं है, वो 47 से चल रहा है, वो आज का नहीं है, वो काफ़ी देर से वही चल रहा है। अभी टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ। सेम मेन जो आज 12 बजे के बाद पता लगेगा क्या होना है। बाकी ठीक है, बहुत बढ़िया जो मोदी ने किया, अच्छा सब कुछ नॉर्मल है। मार्केट खुल गई है, अभी वो दिन में कोई तकलीफ है नहीं, शाम को 7:30 बजे बाद में बंद करा देते हैं, तो वो भी जरूरी है। अगर रात को लाइटें वाइटें जलती है तो भी नुकसान होने की संभावना रहती है, इससे अच्छा है कि 7:30 बजे घर चले जाओ। और वैसे मार्केट खुल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राहकी चल रही है, अपने दाल रोटी मिल रही है। अभी ठीक है सर, मतलब जैसलमेर की स्थिति काफी ठीक है, थोड़ी पहले से थोड़ी राहत मिली है सर। लोग घर से निकल रहे हैं, सिटी में अभी आ रहे हैं, कोई सामान वामान अपना लेने जा रहे हैं, आवागमन चालू हो गया थोड़ा बहुत, जिससे मतलब सर प्रभाव पड़ा है, अच्छा है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मयूरी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।